नमस्कार दोस्तों, एमके मैथ्स आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ईपीएफओ, एपीएफसी, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंटिंग ऑफिसर 2023 का एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है। तो उसी की मैथ की प्रिपरेशन के लिए हम ईपीएफओ, एपीएफसी 2021 के मैथ के प्रीवियस ईयर का डिटेल एनालिसिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देखेंगे। इसी क्रम में बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा एवरेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। एवरेज का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस एवरेज के क्वेश्चन को एक बार स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 years व्हेन दे वर मैरिड 5 years ago. द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड, द वाइफ एंड देयर चाइल्ड इज 20 years नाउ. हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में पेपर पेन की भी जरूरत नहीं होती। नॉर्मली हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं कि सॉल्व करके हम डायरेक्ट देखेंगे। सॉल्व करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में हम जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट, एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर्स, टोटल सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ये एवरेज का एक फॉर्मूला होता है। तो इसमें टोटल सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर्स। एक तरीके से डिटेल वो इक्वेशन से वो भी ड्राइव हो सकती है। तो इस इक्वेशन में अब कहा गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ की 23 years एवरेज एज थी 5 साल पहले उनकी शादी के टाइम पे। तो हस्बैंड प्लस वाइफ 23, दो मेंबर्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 years अगो, दोनों की 5 साल एज इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये हो गया 46 प्लस 10 56। सेकेंड इक्वेशन में क्या बनेगा? एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चाइल्ड। हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चाइल्ड इज 20 years है। तो ये 3 मेंबर्स हैं, डिवाइड बाई 3 होता है एवरेज में। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे। तो ये टोटल सम आ जाएगा इसका, ये हो गया 60। तो यहां से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। तो चाइल्ड की वैल्यू आ गई 4। ऑप्शन डी हमारा आंसर है, 4 years। बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में भी रहा था ये क्वेश्चन। जब ईपीएफओ 2021 का एग्जाम हुआ था, ये बड़ा कंट्रोवर्सी में रहा था ये क्वेश्चन। कई सारी रिप्रेजेंटेशन भी गई थी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। चलिए इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैथ के या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एग्जाम में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट का बड़ा रोल होता है। जितना ध्यान से और जितना आराम से आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ने में ही सॉल्व हो जाता है। बहुत बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं स्टेटमेंट पढ़ने में। स्टेटमेंट को सही तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा, सही तरीके से नहीं समझा जाएगा, क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा ही नहीं। सोल्व होगा तो रॉन्ग आंसर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में इस क्वेश्चन में यही हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि हम क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और स्टेटमेंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी टफ था। बहुत सारे बच्चों के वेरियस आंसर आए थे इस क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है, इफ ए वेरीज एज बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट में क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ए वेरीज एज बी, इट मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज बी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू के, एक कांस्टेंट मैंने मान लिया, और b, ये एक इक्वेशन हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। यदि हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या वेरिएज का साइन हटाना है, मैंने एक k कांस्टेंट मान लिया, ठीक है न, हम बिना माने भी इसके कर सकते हैं डायरेक्टली उसके। चलिए बढ़ते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है, nth रूट ऑफ a स्क्वायर b वेरीज एज 2 nth रूट ऑफ a की पावर 4 b स्क्वायर। देखिए, इस चीज को समझने के लिए आप ये बताइए कि हम किसी भी चीज को, जैसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, nth रूट, इसको हम लिखते कैसे हैं कि स्क्वायर रूट होता है। स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिखते हैं और इसको लिखा जाता है 1/2। क्यूब रूट को हम ऐसे लिखते हैं, इसको लिखा जाता है x की पावर 1/3। तो nth रूट को हम कैसे लिखेंगे? nth रूट यही होगा और x की पावर 1/n, यही तो होगा nth रूट। 2 nth रूट होगा तो 2 nth रूट को हम लिखेंगे 2n इज इक्वल टू x की पावर 1/2n, यही होगा ना। बस इतना सा क्वेश्चन था ये।
यदि ये हमारी समझ में आ गया और ये स्टेटमेंट में हमने समझ लिया तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये। देखिए ए स्क्वेयर बी nth रूट ऑफ ए स्क्वेयर बी, ये इसका nth रूट है, इज वेरीज एज ए की पावर 4 बी स्क्वेयर का 2 nth रूट, ये है। अब इसमें मैंने जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटाने के लिए कांस्टेंट के माना था, आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वेयर बी की पावर 1/n। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वेयर बी का स्क्वेयर की पावर 1/2n। ये 2 पावर से 2 पावर कैंसिल आउट, तो ये सेम हो गया ना, ए स्क्वेयर बी की पावर 1/n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेयर बी की पावर 1/n। सेम हो गया, इट मींस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट को। चलिए सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं हम। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, ए डिवाइड बाई बी स्क्वेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b है, तो ये b से b कैंसिल आउट, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, ये आ गया स्टेटमेंट से, और ये तो हमारी स्टेटमेंट में ही कह रखा है, तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। तो इट मीन्स क्या हुआ, इसमें बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 1 and 2, ऑप्शन सी। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये था कि जो nth रूट है, nth रूट और 2nth रूट कभी बराबर नहीं हो सकते, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे। लेकिन देखिए बड़े इजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये एक तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नहीं है। आप पढ़ेंगे तो स्टेप बाय, ऐसे क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं और उसको ड्रॉ करते जाएं, लेकिन क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़ें। ऐसे क्वेश्चन में आप ड्राइव कर रहे हैं, पूरे का पूरा क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो, बाद में आपको पता चलता है कि जो हमने पहले स्टेप में निकाला था वही उसी स्टेप में इसका आंसर था, खामखा टाइम वेस्ट किया। चलिए कोई नहीं, स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरूर, कंप्लीट स्टेटमेंट जरूर पढ़नी है। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। m इज 60 ईयर ओल्ड, m की एज है 60 साल। r is 5 year junior to m and 4 years senior to v। ठीक है, the youngest brother of v is b। b का youngest brother b है जो कि 6 साल छोटा है, तो m और b की एज का डिफरेंस बताना है। m और b की एज का डिफरेंस बताना है, तो ये 60 और 45 15 साल। m और b की एज का डिफरेंस, ऑप्शन बी हमारा आंसर है, m और b की एज का डिफरेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जामिनर का एक तरीके से ये फेवरेट क्वेश्चन है। यूपीएससी के कई सारे एग्जाम्स में मैंने देखा है इस टाइप का क्वेश्चन को आते हुए। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये रेस का क्वेश्चन है और रेस के क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, रेस का क्वेश्चन कभी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चन के तरीके से नहीं होता है। रेस के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। रेस के क्वेश्चन में हमें कुछ एक पर्टिकुलर सी एक चीज देखनी होती है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा क्या हमें रेस के क्वेश्चन में देखना होता है। इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:6, देन बी अलाउज ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन ए 1.2 किलोमीटर रेस, हु विल विन द रेस एंड बाई व्हाट डिस्टेंस। देखिए स्पीड, ए और बी की स्पीड का रेशियो दे रखा है, ए और बी की स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है 5:6। बी अलाउज ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर। अब देखिए ये एक डिस्टेंस ट्रेवल करना था x से y तक, ए और बी दोनों ट्रेवल करते थे। बी ने तो पूरे का पूरा 1.2 किलोमीटर का मतलब है 1200 मीटर, पूरा 1200 मीटर ट्रेवल किया है, लेकिन ए को 70 मीटर का स्टार्ट दे दिया। ए को 70 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 1130 मीटर का। अब सेम टाइम में दोनों को भागना है, एक टाइम पे दोनों भागेंगे,
बी को तो रेस जीतने के लिए 1200 मीटर कवर करना है, ए को रेस जीतने के लिए 1130 मीटर कवर करना है। अब देखिए, अब मानते हैं कि बी रेस को कंप्लीट करता है। जो बी की स्पीड है वो 6 है, 6 बी की स्पीड है, तो 1200 मीटर को कवर करने के लिए 6 बी जो है 20 यूनिट टाइम लेगा। तो ए 20 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1000 मीटर। जब बी 1200 मीटर, टोटल डिस्टेंस 1200 मीटर जब बी कवर कर लेगा, उसी टाइम में ए 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ए ने 70 मीटर का तो पहले से ही ले रखा है, और 1000 मीटर का और डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो कितने का डिफरेंस बन गया? 130 मीटर। ए जब बी ने रेस कंप्लीट कर ली उस टाइम पे ए 130 मीटर पीछे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बी रेस को जीत गया 130 मीटर से। उस टाइम पे ए सिर्फ यहीं तक पहुंचा है। ए कहां तक पहुंचा है? ए यहीं तक पहुंचा है बस, जो कि 1000 मीटर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 130 मीटर के डिस्टेंस से ए बी से रेस को हार जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर। अब देखो, अब इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। कॉन्सेप्ट जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसको हम डिटेल में अगली वीडियो में डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस का। तो ये एक रेस का क्वेश्चन था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बहुत कई बार देखे गए हैं कि जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। If W1 and W2 are weight of two solid irons balls of radii 1/2 meter and 1/3 meter respectively, then which one of the following is equal to W1 and W2? W1 and W2 वेट दे रखे हैं, दो सॉलिड आयरन की बॉल्स हैं हमारे पास में, आयरन के गोले हैं, उनकी रेडियस हमें 1/2 मीटर एंड 1/3 मीटर हमें दे रखी है। तो उनके वेट का रेशियो हमें बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन में यदि हमें वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी का रिलेशन पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो आयरन की बॉल होती है वो एक तरीके से स्फीयर होता है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है। लेकिन हमें ये चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पे पूछ रखा है वेट, वेट का और वॉल्यूम का और डेंसिटी का रिलेशन होता है ये, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यदि ये हमें रिलेशन पता है तो हम इस क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? मैं मान लेता हूं कि दोनों आयरन की बॉल हैं, दोनों आयरन की ही बॉल हैं, सॉलिड बॉल है, क्वेश्चन में बता रखा है। तो डेंसिटी तो दोनों की सेम होगी, चाहे वो 1 हो चाहे वो 1000 हो, कितनी भी हो। तो D1 और D2 हमेशा इक्वल रहेगी। तो जब रेशियो में होगा, ये है W1 रेशियो W2 V2 इंटू D2, तो D1 एंड D2 सिमिलर है तो D1 एंड D2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? W1 रेशियो W2 को मैं लिख सकता हूं V1 रेशियो V2। ठीक है, यही तो बनेगा। और V1 वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? 4/3 पाई R1 क्यूब रेशियो 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, R1 क्यूब रेशियो R2 क्यूब, R1 का क्यूब कितना है? 1/2 का क्यूब रेशियो 1/3 का क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ? 1/8 रेशियो 1/27। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो हम ये आ गया 27/8। ऑप्शन बी हमारा आंसर। देखा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमें एक इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए थी, एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए था बस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ने का रोल है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रॉन्ग आंसर इसका मार्क किया था, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इस क्वेश्चन का मैक्सिमम बच्चे आंसर निकालेंगे 20% आंसर, बट मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर है 33.33% आंसर। ठीक है, देख लीजिए, चलिए सॉल्यूशन में देख लेते हैं हम कैसे निकलेगा। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% आर गर्ल्स। मैं मान लेता हूं कि क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 में से इसने बोला कि 40% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, 40 इंडिया से हैं
यानी कि इंडिया से हैं, 60 हुए नॉन इंडियन। ठीक है, 50% आर गर्ल्स, 50 गर्ल्स हैं एंड 50 बॉयज हैं। ठीक है, इफ 25% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ये इंडियन स्टूडेंट्स है, इसका 25% गर्ल्स है, 25% गर्ल्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 गर्ल्स है, बॉयज कितने बच गए, 30 बॉयज बच गए। अब 30 बॉयज, देखिए 30 बॉयज इंडियन हो गए। अब इसने पूछ रखा व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज, नॉन इंडियन स्टूडेंट्स में बॉयज का परसेंटेज पूछ रखा है। ये टोटल नॉन इंडियन स्टूडेंट्स है, इसमें जब टोटल 50 बॉयज थे, 50 में से 30 तो हो गए इंडियन, बच गए कितने, 20 बॉयज यहाँ पे बच गए ना, तो गर्ल्स कितनी बच गई, टोटल 40 बच गई। अब परसेंटेज निकालेंगे दोस्त मेरे, तो मैक्सिमम बच्चे निकालेंगे कि 20% पूछ रखा है टोटल स्टूडेंट्स का, बट इस क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट का फर्क है, परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज, नॉन इंडियन स्टूडेंट्स में बॉयज का परसेंटेज पूछ रखा है दोस्तों। तो नॉन इंडियन स्टूडेंट्स में हम बॉयज का रेशियो हम देखेंगे तो नॉर्मली परसेंटेज 60 में से 20 का परसेंटेज निकलेगा दोस्तों, तो 60 में से 20 का परसेंटेज निकलेगा तो 33.33% डायरेक्ट आंसर आएगा हमारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देख लेते हैं। A hollow closed cube of side 10 cm each weighing 200 gram is made. This cube is placed in water with a horizontal face. How many centimeter of its side sinks in water if density of water 1 gram per cube centimeter? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन भी मैं कहूँगा और दूसरी साइड में ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्टी लेवल का भी क्वेश्चन है। वही सेम क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ने में और कॉन्सेप्ट को समझने में ही क्वेश्चन का रोल है पूरे का पूरा। क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि एक होलो क्लोज्ड क्यूब है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और जो क्लोज क्यूब है उसका 200 ग्राम जो साइड है वो 200 ग्राम की बनाई गई है। वेइंग 200 ग्राम इज मेड, जो क्यूब का जो वेट है वो 200 ग्राम का वेट है और उसकी हर साइड 10 सेंटीमीटर की है। इस क्यूब को जब हम हॉरिजॉन्टल सरफेस से, क्यूब का जब 6 फेस हम होते हैं, जो हमें 3 फेस दिखाई देते हैं, हम किसी भी फेस को हम वाटर पे रखेंगे वो उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस ही होगा क्यूब का, क्योंकि उसकी सारी साइड बराबर होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फेस से हम वाटर पे उसको रखेंगे तो कितना वो डूबेगा। देखिए यहाँ पे बेयोंसी प्रिंसिपल लगता है, फिजिक्स का रूल लगता है बेयोंसी रूल यहाँ पे लगता है। बेयोंसी रूल क्या कहता है कि जब कोई बॉडी, एक बॉडी जब पानी में जाती है तो वो पानी अपने वेट के जितना उसका वेट होता है उतने वेट का पानी को वहां से डिस्प्लेस कर देती है। वो बॉडी उतने वेट के पानी को डिस्प्लेस कर देती है अपनी जगह से और उतनी अंदर चली जाती है जितना उसका वेट होता है। ये बेयोंसी रूल कहता है। अब देखिए इसी के तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस मैं एक क्यूब बनाता हूं छोटा सा, ये मैंने एक, चलिए क्यूब बना लिया है। अब मैं मानता हूं कि जो इसका ये वाला फेस है, ये वाला फेस ये इतना डूब गया पानी में, इतना पानी के अंदर में डूब गया है दोस्तों। इतना जब ये पानी के अंदर में डूबा है, चारों तरफ से डूब जाएगा इतना इतना। तो इतना ही डूबा है ये पानी में, तो 200 ग्राम के वेट को ये हटा देगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। एक तरीका बिल्कुल आपको एक लाइन में ये आंसर इसका निकलेगा और एक तरीके में पूरा ये लेंथी क्वेश्चन बनेगा। वो आपको देखना है कि क्वेश्चन को देखते ही आप कौन सा तरीका आप यूज करना चाह रहे हैं, कौन सा तरीका आपके दिमाग में आता है। देखिए मैं इसकी हाइट मान लेता हूं, जितना ये पानी में गया है इसकी हाइट मान लेता हूं मैं h। इस पूरी की जो क्यूब की जो एक साइड है इसकी साइड दे रखे 10 सेंटीमीटर, तो जो ये यहाँ पे लेंथ जो बचेगी ये बच जाएगी 10 - h। ठीक है। अब मैं आपको एक बात कहूं कि इसकी जो ये साइड थी ये है 10 सेंटीमीटर और ये हाइट है 10 h।
तो इसका एरिया मैं निकालूंगा तो 10 इंटू एच, 10 इंटू एच हो गया ना। तो इसका एरिया, जितना इसका एरिया होगा उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस किया है, और जितना इसका वेट होगा उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस किया है। तो 10H इज इक्वल टू 200 ग्राम, तो H इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया एक लाइन में। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम देखें। तो ये जो हुआ, हम देख लेते हैं कि बाहर कितना है, तो डूबा हुआ हमें पता चल जाएगा। तो बाहर का एरिया हम पता करेंगे, तो 10H क्या होगा, टोटल वॉल्यूम एक क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम एक क्यूब का होगा 10, उसकी साइड है तो 10 क्यूब, ये इसका टोटल वॉल्यूम होगा। इसके माइनस वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस 200 ग्राम, इसका मैं ये वाला वेट निकाल दूंगा जितना, क्योंकि इसने इतना ही डिस्प्लेस किया है ना, तो इसका बचे हुए का एरिया आ जाएगा। बचा हुआ क्या है, बचा हुआ है 10 इंटू 10 माइनस एच, यही तो है बचा हुआ, यही है ना बचा हुआ। तो इसमें क्या आया, ये जो बना है ये एक बन गया एक स्क्वायर टाइप, ये एक स्क्वायर बन गया ना, ये जो हम देखेंगे ये एक स्क्वायर बन गया, और इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए की स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इनटू में ये इसकी हाइट, ये इसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हो गया 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 इज इक्वल टू 100 इंटू 10 माइनस एच, तो 800 इज इक्वल टू 1000 माइनस 100H, 100H इज इक्वल टू माइनस 100H इज इक्वल टू माइनस 200, H इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इससे भी सेम आया है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कौन से कंसेप्ट के, या तो जितना एरिया डूबा है हम उसका निकाल लें, या फिर जितना एरिया ऊपर बचा हुआ है हम उसका निकाल लें, दोनों से आंसर निकलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको सीधा काउंट करके ही निकालना है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को। हाउ मेनी टाइम डज द डिजिट 3 अपीयर्स बिटवीन 1 and 100 सच दैट द नंबर्स वेयर 3 अपीयर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसमें कहा गया है दोस्तों कि कितनी बार हम एक नंबर को देखेंगे, कितनी बार हम एक नंबर को देखें जो कि 1 से 100 के बीच में 3 जिसमें आता है, और जिसमें 3 आता है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो देख लेते हैं 3 कहाँ कहाँ आता है भाई, 1 to 10 में 3, 10 to 20 में 13, ऐसे करके सब में आएगा। तो जो 30 वाली लाइन होगी, 30 to 40 वाली लाइन होगी, उसमें 3 हर डिजिट में आएगा, हर नंबर में 3 आएगा। तो उसको हम अलग से देखते हैं, पहले हम दूसरे देख लेते हैं। 3 डिवाइड होता है, उसके बाद आता है 13, फिर 23, 33 हम बाद में देखेंगे, फिर 43, फिर 53, 63 डिवाइड होता है, 73, 83, 93 डिवाइड होता है। अब 3 से डिवाइड होने का कैसे पता चलता है हमें, सम ऑफ डिजिट इफ डिविजिबल बाय 3 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, तो अब इसके बाद में 30 वाली लाइन देख लेते हैं। 30 वाली लाइन में 30 तो होगा ही होगा, 31 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 36 होगा, 35 नहीं होगा, 37 नहीं होगा, 38 नहीं होगा, और 39 होगा। इनको हम काउंट करेंगे तो 3 3 6 और 6 12, टोटल 12 नंबर। ऑप्शन बी इसको आंसर है। टोटल 12 ऐसे नंबर होंगे जिनमें 3 आएगा, बट वो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अरिथमेटिक मीन ऑफ √3 माइनस √2 एंड इट्स रेसिप्रोकल। देखिए, जब दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन या फिर उनका एवरेज पूछा जाए
तो वो एक ही चीज होती है। ठीक है, 2 नंबर का सपोज कि ये है x और इसके रेसिप्रोकल x प्लस 1/x का एवरेज इन्होंने पूछ रखा है, इनका सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। देख लीजिए √3 - 2 इसका रेसिप्रोकल पूछ रखा है, रेसिप्रोकल क्या हुआ √3 - √2। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हो गया रेसिप्रोकल, ये हो गया ओरिजिनल नंबर। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, हर का प्रमेयकरण, ऐसे ही बोलते हैं ना हिंदी में, हर का प्रमेयकरण, रैशनलाइजेशन करना है ना। तो इसको कर लेते हैं हम, सॉर्ट आउट करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नीचे में ये हो गया a² - b का a² - b² का फॉर्मूला बन गया a - b a + b, तो a² - b², 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, सॉल्व करने के बाद नीचे बन गया 1, ऊपर आ गया खाली ये। तो ये क्या हुआ, रैशनलाइजेशन करने के बाद में नंबर बना √3 + √2 और ये था हमारा ओरिजिनल नंबर। इन दोनों का हम एवरेज निकाल देंगे, √3 - √2 प्लस √3 + √2 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 2√3/2, इससे आ गया √3 हमारा आंसर, √3 ऑप्शन ए हमारा आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब 2 नंबर का अंडर रूट में डिफरेंस या प्लस दे रखा है, सपोज कि √6 - √5, तो इसका रेसिप्रोकल हमेशा इज इक्वल टू 1/√6 - √5 हम निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल हम निकालेंगे तो ये हमेशा बनेगा √6 + √5। जब दोनों का प्लस या माइनस हो, दो नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस हो और दोनों नंबर्स के बीच में एक ही डिजिट का फर्क है, तो जो उसका रेसिप्रोकल जो बनेगा वो सेम बनेगा, साइन चेंज हो जाएगा दोनों के बीच का। ठीक है, ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें डायरेक्ट पता था कि ये √3 + √2 होता है रेसिप्रोकल। इन दोनों का हम ऐड करेंगे, माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√3 बनेगा डिवाइड बाई 2, √3 इसका आंसर आएगा। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, इसमें म्यूलर लॉ भी लगता है, कई सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्वेश्चन में कहा गया है कि 74 की पावर 100 को 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। देखिए 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 74 को लिख सकते हैं हम 72 + 2 का और 100 डिवाइड बाई 9। 72 तो 9 से हमेशा डिवाइड होता है, 0 रिमाइंडर बचेगा, बचा 2, तो 2 की पावर 100 है, 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 9। एक तो इस पावर को तोड़ने का मेथड हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पावर को तोड़ने को इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 99 इंटू 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। और 2 की पावर 99 को मैं लिख सकता हूँ भाई 2 की पावर 3 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 9। ठीक है, इसको मैं अलग से देखूंगा, ये हो गया 8 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 9। 8 को मैं 9 से भाग करूंगा तो -1 रिमाइंडर बचेगा, माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो पहले हम वो चीज देख लेते हैं। -1 रिमाइंडर बचेगा, -1 की पावर 33, यहां से क्या बचा -1 की पावर 33 और ये 2 है यहाँ पे, तो -1 की पावर 33, तो यहाँ पे बचा है आपका, क्या बचा है -1, यहाँ पे क्या आएगा -1 ही आएगा। ठीक है, और इनटू में 2 की पावर 1 है, या तो 2 की पावर 1 कर लो और या फिर इसमें से आप करोगे 2 को 9 से डिवाइड करोगे तो -7 रिमाइंडर बचेगा, तो -7 करोगे तो माइनस और माइनस प्लस प्लस 7, ये रिमाइंडर आ गया इसका आंसर। और यदि 2 ही आपको करना है तो 2 ही आपको करना है तो इसको आप 2 कर ले लो, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई आप 2 करोगे तो बचेगा कितना -2 डिवाइड बाई 9, -2 डिवाइड बाई 9, इसको आप ऐड कर 9 से कंप्लीट डिवाइड करने के लिए इसमें आपको -7 ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो वो तो डिवाइड तो तभी भी हुआ ना, चाहे माइनस का नंबर हो चाहे प्लस का नंबर हो। -2 -7 में इसमें करूंगा तो -9 आएगा ना, डिवाइड तो कंप्लीटली फिर भी होगा, तो ये
तब भी डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड होगा तो यहाँ से भी क्या रिमाइंडर आया 7, डिफरेंस 7 है तो यहाँ से भी 7 रिमाइंडर आएगा। एक तो हो गया ये तरीका, ठीक है, जिसमें हमने 2 की पावर को इंश्योर किया है। दूसरे भी कई सारे तरीके हैं, इस पावर को तोड़ने के कई सारे तरीके हैं कि पावर को किस तरीके से तोड़ा जाता है। कि जो ये जो फैक्टर्स होते हैं कि नीचे में जब जो भी नंबर्स होता है उसमें से हम 1 माइनस करके, जैसे 2 की पावर 100 है डिवाइड बाई 9 है तो 9 में से 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 होता है। तो 8 को मैं 100 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 4 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचेगा, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 12 8 to 96, 4 रिमाइंडर बचेगा। तो 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 9 दैट इज 16 बाई 9 और 16 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 7 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है। तो रिमाइंडर थ्योरम में 2-3 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जिससे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। जो भी आपको इजी लगे, ये मेथड आपको इजी लगे आप इससे कर लीजिए, ये मेथड आपको इजी लगे आप इससे कर लीजिए। दूसरा पावर तोड़ने का जो ये 2 की पावर 33 जो मैंने किया है, ये मैं किस मेथड से टूटी है पावर कि देखिए 9 जो होता है 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1। 1 का कोई महत्व होता नहीं है, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो इसके 2 फैक्टर हैं, 2 में से एक फैक्टर को हम 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस करके और डिवाइड बाई दूसरे फैक्टर से करेंगे, 2/3 से करेंगे। तो जो ये 2/3 जो हमारा आया है, इस 3 से ही हम टोटल नंबर्स को, टोटल जो पावर है उस 3 से जो इसका एक फैक्टर है, इस फैक्टर से हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा 33। तो इसमें ये पावर ब्रेक हो गई एक तरीके से, ठीक है। यानी कि 2 की पावर जो जाएगी, 2 की पावर जाएगी 3 पे और उसकी बची हुई पावर जितनी होगी वो उसमें जाएगी। तो यही हमने करके दिखाया यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1। तो ये कई सारे मेथड्स होते हैं जो कि पावर को हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो इससे हमारा रिमाइंडर 7, आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन ट्रेन एंड डिस्टेंस, ट्रेन टाइम डिस्टेंस ये क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को यदि मैं बेसिक तरीके से यदि मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाए और इस क्वेश्चन पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक का इस क्वेश्चन पे जादू देखने को मिलेगा। आपको इस क्वेश्चन को हम लेंथी तरीके से बेसिक कंसेप्ट से भी करने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को देखिए आप, ट्रेन A takes 45 minutes more than train B to travel a distance of 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ट्रेन A 45 मिनट ज्यादा लेती है ट्रेन B से। ड्यू टू इंजन में कुछ खराबी के कारण, ड्यू टू इंजन ट्रबल, स्पीड ऑफ ट्रेन B फॉल्स बाय ए क्वार्टर। इंजन में कुछ खराबी के कारण B ट्रेन की स्पीड 1 क्वार्टर से नीचे गिर जाती है। सो इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन A टू कंप्लीट द सेम जर्नी। B जो ट्रेन है, इसके इंजन में खराबी होने के कारण उसकी स्पीड डाउन हुई तो वो 30 मिनट ज्यादा टाइम लेने लग जाती है A से सेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो स्पीड A की स्पीड इसने पूछ रखी है। देखिए पहले तो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से हम करके देखते हैं। हमने मान लिया कि ट्रेन A की स्पीड है SA और ट्रेन B की स्पीड है SB। आप X Y T Z कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक जनरल रिलेशन होता है, ठीक है। चाहे आप इस जनरल रिलेशन को आप ऐसे कह सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किलोमीटर पर आवर जनरली इससे आप निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस किलोमीटर होता है, टाइम पावर होता है, तो किलोमीटर पावर स्पीड की यूनिट होती है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये एक रिलेशन होती है डिस्टेंस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, ठीक है। पहले हम बेसिक कंसेप्ट से देखते हैं। तो डिस्टेंस हमारे पास में टाइम का डिफरेंस आ रहा है। पहले वो 45 मिनट्स ट्रेन A ज्यादा लेती थी, फिर 30 मिनट्स ट्रेन B ज्यादा लेती है। तो मैं इसको ऐसे करूं कि इसका टाइम ही मैं निकाल लूं तो 450 डिवाइड बाई SA माइनस 450
डिवाइड बाई एस बी। ट्रेन ए ज़्यादा टाइम लेती है ना, कितना टाइम ज़्यादा लेती है, 45 मिनट्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3/4, इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन, अब इसको भी शॉर्ट आउट करना है, लेकिन इसको भी शॉर्ट आउट नहीं करना है, वो कैलकुलेशन के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन आपको क्वेश्चंस में करनी ही नहीं है। अगली किसी वीडियो में मैं कैलकुलेशन के तरीके बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं है, तो उसको छोटे से छोटी कैलकुलेशन में आपको रखना है, जो भी नंबर्स है आपको उन्हीं में रखना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। चलिए देखते हैं सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी। ट्रेन बी अब ज्यादा टाइम ले रही है, तो मैं, और ट्रेन बी की स्पीड 1/4 क्वार्टर से गिर जाती है, तो 1/4 से क्वार्टर से गिरने के बाद स्पीड बच जाएगी उसकी 3/4 एस बी माइनस एस ए इज इक्वल टू 30/60 मीन्स 1/2। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को मैं शॉर्ट आउट करूंगा, ऐड कर दूंगा मैं इन दोनों को, तो ये कैंसिल आउट हो गया, साइड में ये ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 5/4, और ये जब इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो गया आपका 4 × 450 डिवाइड बाई 3 एस बी माइनस 450/SB। अब देखिए इसमें से 450/SB को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ गया 1/3, यहाँ पे बच जाएगा 4/3 माइनस 1, तो 1/3 बच जाएगा, इक्वल टू 5/4। इसको मैं शॉर्ट आउट करूँगा तो ये आ गया 90, और सॉरी हाँ 590 और 30। SB की वैल्यू आ गई यहाँ पे कितनी, 120 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसने पूछ रखी है SA की वैल्यू, ट्रेन A की वैल्यू। ठीक है, अब SB की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, उसके बाद SA की वैल्यू आएगी। अब SA की वैल्यू हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं कैसे निकलेगी, इसमें काफी लंबा हो रहा है। मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को करेंगे तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाह रहा था। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं दूसरे तरीके से। देख लेते हैं बस दूसरे तरीके से, बस आपको एक चीज समझनी है बस उसमें, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एक चीज को छोटा सा आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के रिलेशन को समझना है कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का रिलेशन जो है वो क्या कहता है। देखिए जो ये रिलेशन है, इससे आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट लग रहा है ना। सपोज कि आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से जयपुर की दूरी 300 किलोमीटर की है टोटल डिस्टेंस। आपकी कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो आप 3 घंटे में पहुंचेंगे। बट आपकी कार की स्पीड कर दी जाए 150 किलोमीटर पर आवर, तो आप 2 घंटे में पहुंचेंगे। इससे आपको क्या पता चला कि जो आपका टाइम और स्पीड है वो एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर का ही है ना, दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है ना, दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस उतना ही है। तो स्पीड और टाइम का रिलेशन यहाँ पे एक बन रहा है। तो इससे मैं क्या मान के चलूं कि स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इन दोनों में से कोई भी एक चीज हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड और टाइम एक दूसरे पे इस तरीके से डिपेंड है कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। एक दूसरे पे इस तरीके से ये डिपेंड है। अब इस चीज को समझने के लिए बस इतना सा तो आपने समझ लिया। एक चीज और आप समझ लीजिए कि जब इस कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं, ये मैं आपको CPR मेथड में, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो मेथड में मैं आपको समझाऊंगा। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो में, इसमें कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो मेथड लगेगा, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, और एक लाइन में क्वेश्चन होगा, आप देखेंगे अभी। ठीक है, उसमें क्या होता है
कि देखिए x अपॉन वाई कोई नंबर है, बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। x अपॉन वाई एक नंबर होता है, यदि इसको मैं x अपॉन एक्स प्लस वाई लिख दूं तो इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? अरे भाई छोटा नंबर तो यही होगा ना, कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसका वो उसकी वैल्यू छोटी होगी, जिसका डिनोमिनेटर कम है उसकी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, तो अब हम इसको मान लेते हैं स्पीड और इसको मान लेते हैं टाइम। जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी, हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। अब देख लीजिए, बस इतना ही था क्वेश्चन। इसने क्या कहा कि जो ट्रेन ए है 40 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल टाइम जो आपका ले रहा है, ट्रेन ए पहले 45 मिनट ज्यादा लेती है और ट्रेन बी बाद में जब उसका इंजन खराब हुआ तो ट्रेन बी बाद में कितना मिनट ज्यादा लेने लगी? कितना? 30 मिनट ज्यादा लेने लगी। अब देखो स्पीड 1/4 से उसकी स्पीड कम हुई है। ठीक है, अब मैंने बताया कि स्पीड चाहे बढ़े तो टाइम घटेगा और स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। तो बढ़ी हुई चीज, तो जो बड़ी होगी वो x अपॉन वाई के फॉर्मेट में होगी और जो कम होगी वो x अपॉन एक्स प्लस वाई के फॉर्मेट में होगी। तो स्पीड कम हुई है 1/4 से, 1/4 से स्पीड कम हुई है तो टाइम 1/3 से बढ़ जाएगा, टाइम 1/3 से बढ़ जाएगा। अब ये स्पीड हुई और ये टाइम हो गया, टाइम 1/3 से बढ़ जाएगा। यहाँ पे 1 कितना है टोटल, बी जो टाइम ले रहा है 75 मिनट्स ज्यादा ले रहा है, 45 पहले था 30 बाद में है, तो एक की वैल्यू 75 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 225 मिनट। ये आ गया बी का, और ए का निकालना है तो ए बी से भी 45 मिनट ज्यादा लेता है, तो 270 मिनट। 270 मिनट टोटल डिस्टेंस कितना है? 450 किलोमीटर। 270 मिनट का मतलब कितना हो गया? 4.5 घंटे। मतलब कि 100 किलोमीटर पर आवर। क्या आया? 100 किलोमीटर पर आवर। इसके ऑप्शन उल्टे सीधे हैं, तो ऑप्शन सी जिसपे 100 लिखा हुआ है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट से, जब आपको ये कांस्टेंट प्रोडक्ट का ये कॉन्सेप्ट आपको यदि पता हो तो ये क्वेश्चन कितना छोटा है। खाली क्या करना है आपको? कुछ भी तो नहीं करना है इसमें, खाली एक यही चीज तो आपने की है, यही तो चीज की है आपने कि उसकी स्पीड 1/4 से स्पीड रिड्यूस हुई है तो टाइम इंक्रीज होगा उसका कितने? 1/3 से, और इंक्रीज हुआ है उसका 75 मिनट्स। बी का स्पीड का टाइम इंटू में 75, तो टोटल टाइम 225 मिनट बी का आ गया। ए का, ए 45 मिनट बी से ज्यादा लेता है, तो ए का टोटल 270 मिनट टाइम आ गया। 270 मिनट का मतलब 4.5 घंटे, और टोटल डिस्टेंस कितना था? 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर को 4.5 से मैं डिवाइड करूंगा, 9/2 है ना 4.5, तो 950 एंड 2 इंटू 100 आ गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज वेट ऑफ ए स्टूडेंट। देखिए ये क्वेश्चन भी एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज के क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, इस क्वेश्चन में, अरे ये तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट से भी करके देखेंगे, और इसमें क्वेश्चन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगेगा मिक्सचर एलिगेशन का, जो कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक लाइन में आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसने पूछा कि एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 46। पहले हम बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। 46 स्टूडेंट का एवरेज वेट और 100 स्टूडेंट का एवरेज वेट 46 है, तो टोटल वेट कितना हो गया? 4600। अब इसने बोला कि एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 50 kg एंड गर्ल्स इज 40 kg। मैं मान के चलता हूं कि एक्स बॉयज है 50 kg इसका वेट है, तो ये टोटल वेट बॉयज का इतना हो जाएगा, प्लस
100 माइनस x ये गर्ल्स है, इसका वेट 40 है, तो ये टोटल वेट गर्ल्स का हो गया। इन दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल स्टूडेंट्स का वेट हो गया। टोटल स्टूडेंट का वेट हमें दे रखा है, तो 50x प्लस 4000 माइनस 40x इज इक्वल टू 4600। ये हो गया आपका 10x इज इक्वल टू 600 और x इज इक्वल टू 60। x इज इक्वल टू 60, मैंने x क्या माना था, बॉयज, x है 60 तो गर्ल्स कितनी आई 40, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 20। यही पूछ रखा, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, आंसर सी। अब देखिए दूसरा मिक्सचर एलिगेशन देखते हैं। मिक्सचर एलिगेशन कैसे होगा कि एवरेज वेट दे रखा है 46, बॉयज का है 50, गर्ल्स का है 40, इसका डिफरेंस हम देखेंगे तो ये आ गया 6:4। ये बॉयज का रेशियो, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, इन दोनों का सम डिफरेंस कितना आया 2, सम इज 10, टोटल नंबर्स आ गए 10, 10 नहीं हमारे पास में 100 है, तो 100 इंटू 10 इंटू 10 100, ये एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 20। ये आ गया इसका डिफरेंस, यही था इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से समझना होगा और इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एक तरीके से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है एक तरीके से, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, n is greater than 1 be a composite number or composite natural number whose square root is not an integer। composite natural number, composite natural number क्या होता है कि जिसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे 4 है, 4 एक कंपोजिट नंबर है बट इसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर है जो कि 2 है। अब मैं मान के चलूंगी 6 है, 6 एक कंपोजिट नंबर तो है बट इसका स्क्वायर रूट जो है वो इंटीजर नहीं है, ये 2.43 के समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर में क्वेश्चन है। इसने कहा है कि n हैज ए फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। n के पास में जो फैक्टर है, n के जो फैक्टर है वो 1 से ज्यादा होगा, 1 से बड़ा होगा बट उसके स्क्वायर रूट से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, चलो 6 था, 6 के जो फैक्टर होंगे, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 मैंने मान लिए, ये इसका एक फैक्टर मैंने मान लिया, एक फैक्टर जो है ये है 2। ठीक है, 2 एक फैक्टर मैंने मान लिया जो कि 1 से तो बड़ा है और इसके स्क्वायर रूट से छोटा है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दूसरा n हैज ए फैक्टर विच इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n बट लेस देन द n। दूसरा फैक्टर जो है इसका, दूसरा फैक्टर इसका इसके स्क्वायर रूट से तो बड़ा है बट जो इसकी खुद की वैल्यू थी n उससे छोटा है, यही तो कह रखा है इसने, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो बस हो गया। आप किसी इस पे तीसरे नंबर पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सपोज कि मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, चलो 12 पे ट्राई कर लेता हूँ। 12 के फैक्टर जो है 2 इंटू 2 इंटू 3 ये भी है, 4 इंटू 3 ठीक है ये भी है, और 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 12 का स्क्वायर रूट यदि मैं देखूंगा तो 12 का स्क्वायर रूट होगा भैया 2, लगभग होगा आपका 3.45 के अराउंड, 3.45 के अराउंड या 3.50 के अराउंड, ऐसे अप्रोक्सीमेट इतना होगा 12 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसका जो पहली कंडीशन क्या थी कि एक फैक्टर से जो ये होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ n से जो ये फैक्टर है ये इसके स्क्वायर रूट से छोटा है बट 1 से बड़ा है, और एक फैक्टर इसके स्क्वायर रूट से बड़ा है बट n से छोटा है। ठीक है, तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, Which one of the following is the average of all prime numbers between 21 and 25? ये क्वेश्चन आपको कुछ नहीं है, आपको काउंट करना होगा। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद से
ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 21 और 55 के बीच में कोई ज़्यादा नंबर होते नहीं है, बहुत कम नंबर्स होते हैं। चलिए काउंट करके देख लेते हैं हम, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, कर के देख लेते हैं इसको। ठीक है, 21 से 23, 25 होता है, 27 होता है, 28। देखिए इवन नंबर तो कभी भी प्राइम होगा ही नहीं, ओड ही नंबर हमें चेक करने हैं, जो डिवाइड होते हैं, जो नहीं होते हैं, हमें पता चल जाएगा। 27 होता है, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53, यही नंबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही नंबर होंगे ना। अब इसका एवरेज पूछ रखा है, तो 8 नंबर हो गए। एवरेज क्या होता है, इन सब का जोड़, सम ऑफ ऑल थ्रीज डिवाइड बाय 8। ठीक है, यही एवरेज होता है। तो या तो आप सम करके निकाल के देख लीजिए, या आप इसके 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं चलिए इस क्वेश्चन के। चलिए आपको इसमें एक कंसेप्ट और बता देते हैं हम। ठीक है, इसका सम डिवाइड बाय 8, सम करके देखिए पहले तो। 7 3 10 3 13 14 14 3 14 14 15 7 22 22 9 31 और 3 34 3 2 2 4 3 7 3 10 3 13 4 17 4 21 4 25 5 30 डिवाइड बाई 8 और 38 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 38 इसका आंसर आ गया। दूसरे तरीके से देख लेते हैं। चलिए दूसरे तरीके में क्या है, मैं इसको एक ये नंबर में इसका बीच का नंबर में मान लेता हूं। ठीक है, बीच का नंबर मैंने मान लिया कि एवरेज इसकी 41 थी। ये क्या है +2, ये क्या है +6, ये क्या है +12, ये क्या है -4, -10, -12 और -18। ठीक है, इनको शॉर्ट आउट करूँगा, मैं सम करूँगा इसका, 12 से 12 गया और भाई 6 और 2 8 है, तो ये माइनस का 10 बच जाएगा यहाँ से। तो 10 10 20 और 4 24, माइनस का 24 आया, डिवाइड बाई 8 है, तो माइनस का 3 है। 41 में से -3 कर दूंगा, 38। एक ये तरीका है आंसर निकालने का। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डिजिट सम यदि आपने किसी ने सुना होगा, तो डिजिट सम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कैलकुलेशंस की दुनिया में तहलका मचा देता है। डिजिट सम की जल्द ही एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, डिजिट सम, जिससे कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगे, आपको कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो डिजिट सम से यदि हम इसको करके देखें, डिजिट सम का मतलब क्या होगा, जैसे कि नाम में ये उसके डिजिट्स का सम करना, तो जैसे करके देख लेते हैं हम। तो कैसे, 5 और 3 8, यहां से आया 8। ठीक है, एक सिंगल डिजिट में हमें लेके आना है। अब ये सारे ही प्लस में है, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, जहां पे 9 आएगा वहां पे कैंसिल आउट कर देंगे, 9 का मतलब 0 होता है इसमें। 5 3 8 8, और जहां पे 2 डबल डिजिट होएगा वापस से ऐड कर देंगे, 5 3 8 7 15, 5 और 1 6, 4 10, 1 3 4, 4 8 और 1 9 कैंसिल आउट, 4 7 4 11, 11 1 1 2, 3 2 5, 6 6 3 9 कैंसिल आउट, 9 फिर से कैंसिल आउट, 2 और 3 5 और 3 8, 8 डिवाइड बाई 8। 8 देखिए किसी भी नंबर के डिविजिबल में 3 6 और 9 होता है, तो वो नंबर कभी भी पूरा डिवाइड नहीं होता। जब परफेक्ट फैक्टर उसका नहीं है ऊपर में, तो वो नंबर पूरा कभी भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो ये एक ऐसे नंबर है, इनको मैं किसी से मल्टीप्लाई भी कर लूं तो नीचे में डिजिट सम 0 बन नहीं सकता, बाकी सारे नंबर नीचे में हम 0 बना सकते हैं। जैसे 8 है, 8 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 64 हो जाएगा, और 6 + 4 का सम 1 होता है। ठीक है, डिवाइड बाई 1 करने से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और वैसे भी यदि ऊपर में 8 है नीचे में 8 है, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गए, ये 1 आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है इसमें कभी भी कैंसिल आउट, डिजिट सम में ऐसे कैंसिल आउट कभी भी नहीं होता है।
तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि नीचे भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आएगा उसको शॉर्ट आउट करेंगे और आंसर में भी हम डिजिट सम कर देंगे। जहां पे आंसर में डिजिट सम करने से जहां पे भी सेम डिजिट सम आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिजिट सम का कॉन्सेप्ट है, बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वास्ट है, ज्यादा बड़ा तो नहीं कह सकता हूं मैं, थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन किसी वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा। और जब जिस दिन डिजिट सम आप समझ जाएंगे उस दिन आप कैलकुलेशन की दुनिया में तहलका मचा देंगे। ठीक है, तो इसका एवरेज 38, ऑप्शन सी आंसर इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने आपको वो जो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन था उसी के बेस पे मैंने एक ये क्वेश्चन लिया था इसको समझाने के लिए कि वहां पे कुछ थोड़ा सा बच गया हो तो यहाँ पे और भी आप समझ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या क्या बोल रखा है कि 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 डिवाइड बाई 32। देखिए पहली बात तो ये है ए की पावर n प्लस बी की पावर n सेम है। ठीक है, ए और बी अलग अलग है, ए की पावर n और बी की पावर n। जब पावर ओड में है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा ही होगा, बाकी कुछ भी फैक्टर हो। ठीक है, और जब a प्लस बी को हम यहाँ पे करके देख रहे हैं तो a प्लस बी यहाँ पे हो रहा है आपका 7 7 4 14 एंड 12 9 12 21 एंड 22, और ये इसका पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है किससे? 7 से, तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो a प्लस बी इसका फैक्टर होता है, बीच में यदि माइनस का साइन हो तो a माइनस बी उसका फैक्टर होता है, हमेशा a माइनस बी उसका साइन होता है, चाहे वो इवन हो चाहे वो ओड हो। लेकिन ओड के केस में यदि a प्लस बी में a की पावर n है और b की पावर n और n वैल्यू ओड है तो a प्लस बी उसका एक फैक्टर होगा ही होगा। एक तो हो गया कंसेप्ट ये। दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ से देख लेते हैं कि 127 को यदि मैं 32 से डिवाइड करूंगा तो 32 इंटू 4 होता है 128, तो रिमाइंडर बचा 1 की पावर माइनस 97 प्लस 97 है तो 97 32 की पावर 32 इंटू 3 होता है 96, तो रिमाइंडर बचेगा प्लस 1 की पावर 97। तो ये हो गया आपका -1 और ये हो गया +1, आंसर आया 0, तो रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें आप ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया था कि 97 को आप पावर में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो एग्जामिनर भी तो ऐसा ही क्वेश्चन देगा ना जिसमें आप कोई दूसरा फॉर्मूला आप लगा पाएंगे कि उसको पता है कि 97 को पावर में आप ब्रेक कर नहीं सकते हैं, तो इसको शॉर्ट आउट कैसे करेंगे? यहाँ पे कोई और नंबर नहीं देंगे, जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट में जो चीजें आती हैं वही वो एग्जामिनर से वही उसमें दिया जाता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको सॉल्यूशंस काफी पसंद आया होगा और जल्द ही हम 2017, 2015, 2012 जो और ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उनका सॉल्यूशन जल्द ही आपके सामने लेके आएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय दोस्तों। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको पसंद आएगा। बाय बाय, थैंक यू।